हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ आवर न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस न्यूमेरिकल सीरीज के सेकंड पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 2.17 तक सॉल्व किया था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2.18। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आप सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे कंटेंट से आपकी पढ़ाई में हेल्प हो रही है, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियोस पे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। ओके, कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को बाउंड किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इस क्वेश्चन में आपसे तीन पार्ट पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर सकते हो। दैट इज, जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का प्रोसेस होता है सिस्टम के, आप पॉजिटिव चार्ज को ले आओगे इन्फिनिटी से, देन आप निगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ले आओगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो वहां पे आपसे बोला गया है कि आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर कर सकते हो। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, तो आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अगर आप हाफ करेंगे तो जो नंबर या वैल्यू निकल के आएगी वही इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम में। और तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। पहले क्वेश्चन को करने के लिए आप निगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे ले आओगे जहां से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच की सेपरेशन 0.53 एंगस्ट्रॉम हो, और जो सी पार्ट है वहां पे आप निगेटिव चार्ज को उस पॉइंट से लेके आओगे जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच की सेपरेशन 1.06 एंगस्ट्रॉम है। वहां से आप उसको उठाओगे और लेके आओगे एक दूसरे पॉइंट पे जहां से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ये फिगर से ज्यादा समझ में आएगा, तो क्वेश्चन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका एक हाइड्रोजन एटम, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका निगेटिव चार्ज हो गया, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी दी हुई है, डी। और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर इसकी वैल्यू को आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखो तो आप लिख सकते हो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा और सॉर्ट करें तो आपको मिलेगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, अभी ये न्यूमेरिकल में पुट की जाएगी। अगर आपके पास एक टू पार्टिकल चार्ज सिस्टम है जहां पे आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है, एक पॉइंट ए पे रखा हुआ है, एक पॉइंट बी पे रखा हुआ है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो आपको गिवन है, यहाँ पे ये डी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे Q1 की वैल्यू आपको पहले दी हुई है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज E, और Q2 की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज -E। और इनके बीच की जो सेपरेशन है R, वो किसके बराबर है, D के, दैट इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ उठा के पुट कर देते हैं विथ साइन। तो U की वैल्यू क्या मिलेगी, U की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे यूनिट लिखने से मतलब नहीं है क्योंकि सारी यूनिट्स का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो जूल में आ जाएगा लास्ट में। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 माइनस साइन के साथ इंटू 10⁻⁻19, ये आ गई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड देन एट लास्ट आपके पास आर की वैल्यू है या डी की वैल्यू है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये सारी वैल्यू जूल में है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करने की सोचें तो ये माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, माइनस, और यहाँ से अगर 1.6 और 9 का मल्टीप्लीकेशन करें तो यहाँ से आपको मिलेगा 14.4। और यहाँ से जो वैल्यू है 10⁻9 और 10⁻⁻19, ये मिल के बनाएगी 10⁻10 एंड डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 10⁻11। और ये जो चार्ज है यहाँ का माइनस साइन हम बाहर ले चुके हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और वी ऑल नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. So clearly we can replace this value by 1 electron volt. So we will get U is equal to minus 14.4 into 10 to power minus 10 upon 5.3 into 10 to power minus 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल थी। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल को हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी -2.72 into 10 to power minus 10 into 10 to power plus 11, and ultimately it will become 10 to power 1, that is 10 electron volt. Then we will get the value of U minus 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल गई जब हम नेगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट बी पे ले आ रहे थे। ये आपके पार्ट ए का सॉल्यूशन था। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपसे बोला गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को मॉड में रखना पड़ेगा, एंड देन एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी of the system या of the electron 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी आगे काम आने वाला है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy. So if we put the values of kinetic and potential energy, we will get 13.6 electron volt plus -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई सिस्टम की टोटल एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपको सिस्टम से फ्री करना है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा मिनिमम कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। दैट मीन्स कि इसकी टोटल एनर्जी जो है वो वर्क डन के थ्रू काउंटर की जा सके। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि फ्री कराने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा कि वर्क डन प्लस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम should be greater than or equal to 0. In this case, work done is greater than or equal to minus T. T means total energy है यहाँ पे, तो work done is greater than or equal to minus into minus of 13.6. That is the value of total energy of the system. So we will get external work done to free an electron from the system should be greater than or equal to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपसे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, W इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क है जो आपको करना पड़ेगा अगर आपको इलेक्ट्रॉन को उस सिस्टम से फ्री कराना है। ये आपका पार्ट बी का सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं पार्ट सी पे। इसके पहले वाले केस में हमारे पास एक पॉइंट ए था जिसपे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था जिसको हम नाम दे रहे हैं Q1 का।
Q1 क्या था? चार्ज ऑफ प्रोटॉन था। ये हमने Q1 की वैल्यू मेंशन की हुई है स्टार्टिंग में। और एक दूसरा पॉइंट था बी, इस पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को ले आया था। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमने मेंशन किया हुआ है। और इसको हम कहाँ से ले आए थे? इसको हम इन्फिनिटी से ले आए थे। तो इन्फिनिटी पे हमने रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था। तो जो डेल्टा यू निकल के आया था, डेल्टा यू इन्फिनिटी बी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, इज इक्वल टू UB minus U infinity. And since U infinity was zero, so clearly UB is equal to delta U infinity B. मतलब जो भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ था वो इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के बराबर था। लेकिन अभी केस चेंज हो गया है। अभी आपसे कह रहा है कि रेफरेंस पॉइंट अब इन्फिनिटी पे नहीं है। तो अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? अब रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट सी पे है। और ए और सी के बीच की जो सेपरेशन है वो कुछ 1.06 एंगस्ट्रॉम है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी इस केस में जैसे ये रखा हुआ है, इस केस में भी इस सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बोला था आपको D की वैल्यू याद रखनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे R की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1.06 एंगस्ट्रॉम, which can be written as 2 into 0.53 angstrom. So we can clearly write R is equal to 2D. इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, which implies that UC is equal to K, that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon D into 1/2। 2D को हम 1/2D ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ में 2D लिखना था तो हमने 2 को बाहर ले लिया। इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली हुई है यहाँ पर। तो जब दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 0.53 एंगस्ट्रॉम था तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इनके बीच की सेपरेशन 1.06 एंगस्ट्रॉम है तो उस केस में जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी UC इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक चीज है, इसको अभी हम लोग रखते हैं साइड में, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हम Q2 को C से मूव करा के B पर ले आ रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, जब ये चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा था तो पहले से ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UB थी और UB की वैल्यू आपको पहले से पता थी। उसकी वैल्यू थी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आप निकाल चुके हो। अगर इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से ले आते तो वो वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो UB पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होती सिस्टम की अगर वो इन्फिनिटी से आता, वो आप निकाल चुके हो। और अभी ये चार्ज C से आ रहा है तो यहाँ पे पहले से पोटेंशियल एनर्जी UC है। और ये UC भी क्या है? इन्फिनिटी से अगर चार्ज को हम पॉइंट C पे ले आते तो ए और सी के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, उसकी वैल्यू है। तो यू सी आपको पता है कितना है? इस पॉइंट पे ऑलरेडी पोटेंशियल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू सी बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू सी, दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आपने अभी निकाल के रखी है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है तो ए पार्ट देख लेना इसका। ए पार्ट में यही वैल्यू निकाली है हमने। जब ए और बी के बीच में कोई दूसरा चार्ज नहीं है, हम इन्फिनिटी से बी पे ले आ रहे हैं तो यही वैल्यू आई थी। और जब बी पे कोई चार्ज नहीं था, ए और सी के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे तो यूसी आई थी। तो इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी UC है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी UB है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इसकी वैल्यू आ गई 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिस्टम की नई पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? यही सिस्टम की नई पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम U डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्यों हुई है? क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट को चेंज किया है। अब यहाँ से अगर आप दोनों वैल्यू को देखो ध्यान से, तो जो U डैश की वैल्यू है वो क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो U की वैल्यू आप पहले निकाले हो ए केस में, वहां से क्या वैल्यू मिली है? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप दोनों का कंपैरिजन करो तो क्लियरली आप देख सकते हो U डैश इज ग्रेटर देन U, क्योंकि निगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है उसको उतना ही बड़ा कंसीडर किया जाता है। जैसे कि -1 इज ग्रेटर देन -5, तो -13.6 इज ग्रेटर देन -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आपको एक चीज मिल गई कि नए वाले कॉन्फ़िगरेशन में जब सिस्टम का रेफरेंस पॉइंट C से B जाना है तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा है। यहाँ से हम एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं, U डैश माइनस U। जरा इसको निकालो। U डैश की वैल्यू क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और U की वैल्यू क्या है? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। U डैश माइनस U की वैल्यू। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि यही क्या है? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। यानी कि फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में जाने पर U से U डैश में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ है। क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी तो आपको किसी भी हालत में क्या होनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होनी है टोटल एनर्जी। तो अब जब आप U से U डैश में जा रहे हो तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम में थी वो सारी यूटिलाइज हो गई नए कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। और दैट इज वाई जो न्यू टोटल एनर्जी T डैश इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड U डैश, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन न्यू कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और U डैश की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। तो T डैश इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि T डैश इज इक्वल टू T। जब T डैश इज इक्वल टू T तो इस केस में भी वर्क डन क्या होगा? सेम ही होगा, सेम वर्क डन। तो मिनिमम वर्क डन कितना करना पड़ेगा? मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए सर मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। कह रहा है इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 molecule is removed, we get a hydrogen molecule ion H2 plus in the ground state. In the ground state of an H2 plus, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Then we have to determine the potential energy of the system and specify your choice of the zero of potential energy. तो सबसे पहली बात कि अगर एक नल स्पेस है, ध्यान से समझो बात को, प्रोटॉन हाइड्रोजन की बात बाद में करेंगे। अगर एक नल स्पेस है तो आप कोई भी पहला चार्ज लेके आओगे, उस पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। जब एक बार चार्ज आ जाएगा तो उसकी वजह से फील्ड जनरेट होगी और पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू अगेन चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगी और किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट से चार्ज के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। तो अगर हमें ये चुनना है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का जीरो कहाँ है, तो दैट विल बी ऑब्वियसली एट इन्फिनिटी। तो यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, इन्फिनिटी पे ही होगा। अब आते हैं सवाल पे। आपसे सवाल में कह रहा है कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, यानी कि एक H2 का मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इस एटम में भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो अब जो आयन बन गया वो बन गया H2 प्लस। अब इसके पास क्या है? दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दोनों प्रोटॉन्स के बीच की, अगर ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम है। और जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उसकी दोनों प्रोटॉन से जो रफली डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपका टाइम बचे। कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा जहां पे पॉइंट 1 पे, इसको मैंने 1 2 3 का नाम दिया है,
0.1 पे पॉजिटिव चार्ज है, 0.2 पे पॉजिटिव चार्ज है, 0.3 पे निगेटिव चार्ज है, और सारे चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस साइन के साथ वो बदलते जाएगा। तो अब अगर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज 1 एंड 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज 1 एंड 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज 2 एंड 3। अब ये बहुत ही आसान हो गया। फॉर्मूला आपके पास है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब इसको हम बहुत ही कैजुअली एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। U12 के लिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम K लिखते हैं। और आप चार्ज देखो, यहाँ पे दो चार्ज है। 1 2 की बात कर रहे हैं। 0.1 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। 0.2 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स E इंटू ई, दैट इज E स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस की बात हो रही है 1.5 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻10। ये आ गई U12 की वैल्यू। इसके बाद U13 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो K है। 1 और 3 की बात करते हैं। 1 पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 3 पे निगेटिव चार्ज है, दैट इज E इंटू माइनस ई। तो यहां से क्या मिलेगा? माइनस ई स्क्वायर। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, तो क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻⁻10। देन U23 की बात करें तो यहां से भी K, 2 और 3, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, 3 पे निगेटिव चार्ज, मींस E इंटू माइनस ई। क्या मिलेगा? माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻10। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो हम उनको कॉमन निकाल लेते हैं। K ई स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻10, ये वैल्यू कॉमन है। अब इसके बाद अंदर क्या बचेगा? 1/1.5 माइनस 1/1 माइनस 1/1। ये आ गई आपके सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब आपको पता होगा 1.5 is equal to 3/2. So we can write 1/1.5 as 2/3। चलिए इसको लिख देते हैं। 10⁻10 K E square into 2/3 minus 2। 1/1 -1, यहाँ से साइन के साथ, एंड -1/1 -1, -1 -1 मतलब -2। अब इसका अगर आप एलसीएम करोगे 2/3 -2 का, तो ये आपको निकल के वैल्यू देगा 2 - 6/3, दैट इज -4/3। इसको हम अगले पेज पे लिखने वाले हैं। तो चलिए सर इसको अगले पेज पे लिखते हैं। U इज इक्वल टू 10⁻10 इंटू K इंटू ई स्क्वायर इंटू -4/3। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, और ये सारी वैल्यू किस यूनिट में है? जूल में है अभी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवीजन नहीं किया हुआ है। 10⁻10 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -4/3 जूल। अब इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो 10⁻10 इंटू 10⁻9, दैट मीन्स 10⁻19, 10⁻19 इंटू 10⁻⁻19 कैंसल आउट। 3 से ये 9 कैंसिल 3 टाइम्स, 3 इंटू 1.6 दैट इज 4.8, 4.8 इंटू -4, ये -4 आगे आ गया, और आपके पास वैल्यू क्या बची है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपकी कंप्लीट वैल्यू है। और आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से। तो ये क्या आ गया? -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसको एक बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a wire. Okay. What is the ratio of electric fields at the surface of the two spheres? Use the result obtained to explain why charge density on the sharp and point ends of a conductor is higher than on its
फ्लैटर पोर्शंस। इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास दो स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस जो है वो ए है, एक की रेडियस जो है वो बी है, और ये दोनों को चार्ज किया गया है पहले से, ये लोग चार्ज हैं। इसमें चार्ज का नेचर नहीं दिया हुआ है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, हर केस में जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। कह रहा है इनको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई एक हायर पोटेंशियल पे होगा और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे होगा कंपैरेटिवली। और ये फ्लो ऑफ चार्जेस कब तक चलेगा? जब तक दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा उस केस में इस पे भी वोल्टेज V होगा, इस पे भी वोल्टेज V होगा, मतलब वोल्टेज की वैल्यू दोनों पे सेम होगी। अब ऐसे केस में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पे उनका रेशियो क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ये रहे आपके दो स्फीयर्स, एक स्फीयर को मैंने नाम दिया है स्फीयर ए और दूसरे स्फीयर को मैंने नाम दिया है स्फीयर बी। स्फीयर ए की रेडियस ए है, इस पे टोटल चार्ज क्यू ए है, इसका कैपेसिटेंस सी ए है। और इसी तरीके से जो दूसरा स्फीयर है उसको मैंने नाम दिया है बी, इसकी रेडियस है बी, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है क्यू बी और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है सी बी। और मैंने आपको बता दिया है कि दोनों स्फीयर्स को अगर वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब तक सेम नहीं होगा तब तक चार्जेस का ट्रांसफर एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे होता रहेगा, हाई से लो की तरफ। तो यहाँ भी पोटेंशियल V और यहाँ भी पोटेंशियल V सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के ऊपर का सारा चार्ज आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो। तो इस तरीके से इस पूरे स्फीयर ए को हम एक पॉइंट चार्ज क्यू ए अज्यूम कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज क्यू ए अज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक डिस्टेंस ए यूनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। तो आइए देखते हैं इसको। ई ए क्या हो जाएगा? ई ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं के से डिनोट कर रहा हूं, इंटू चार्ज क्यू ए अपॉन रेडियस या डिस्टेंस ए का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर बी इज इक्वल टू के क्यू बी अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, हमने रेडियस का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमें सरफेस पे ही चाहिए। तो सरफेस पे अगर निकालना है तो सेंटर और सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही होगी, इसीलिए हमने रेडियस का स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे। इसको नाम दे दो इक्वेशन बी। अब आपको निकालना है रेशियो, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1 या फिर इक्वेशन 1/2, आपकी मर्जी। मैं इक्वेशन 2/इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्यू बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन क्यू ए इंटू बी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 3 कर लो अभी के लिए। अब अगर हम क्यू बी अपॉन क्यू ए का वैल्यू निकाल लें तो हमारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें चार्ज तो पता है नहीं, तो चार्ज को किसी और क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए डिफाइन करते हैं। अब आपको पता है कि आइसोलेटेड स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है। तो सी ए क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सिमिलरली सी बी क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। और दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है। तो आपने पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कि सी वी इज इक्वल टू क्यू। और इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो क्यू ए इज इक्वल टू सी ए इंटू वी, क्यू बी इज इक्वल टू सी बी इंटू वी। और अगर अब हम क्यू बी अपॉन क्यू ए की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएं तो हमें मिलेगा सी बी इंटू वी अपॉन सी ए इंटू वी। वी से वी कैंसिल हो जाएगा और सी बी की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और सी ए की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इन दोनों की वैल्यू कैंसिल, क्यू बी अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू बी बाई ए। ये है आपका इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से हमें वैल्यू उठानी है क्यू बी अपॉन क्यू ए की और उसको ले जाके पुट करना है इक्वेशन 3 में। तो यहां से अगर हम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करें, ई बी अपॉन ई ए इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी से इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो निकल के आएगा ई बी अपॉन ई ए
इज इक्वल टू ए बाई बी। जो लोग ई ए अपॉन ई बी किए होंगे उनका आंसर बी बाई ए आया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था छोटा सा, कह रहा था कि अगर सर कोई कंडक्टर है ऐसे इरेगुलर शेप का, कुछ भी बना दो, कह रहा है इसके जो शार्प एजेस होते हैं यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इन सब एरिया में चार्ज डेंसिटी के कंपैरिजन में हाई क्यों होती है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज आता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कि जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा, उतना ही चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मीन्स ये सारा चार्ज आउटसाइड सरफेस पे ही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब 3D में तो बना नहीं सकता। ये सारे सरफेस के बाहर ही हैं। ये मत सोचना कि ये चार्ज अंदर है या ये कैविटी है। मैंने ये एरिया डिनोट करने के लिए बनाया है कि जैसे ये एरिया है आउटर सरफेस, तो इस पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा जितना चार्ज यहाँ होगा। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने जाएं, मान लो हर पॉइंट पे क्यू चार्ज है, तो शार्प एजेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी क्या होगी, सिग्मा शार्प एजेस। और जो फ्लैट की होगी वो क्या होगी, सिग्मा फ्लैट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, जो शार्प एजेस हैं इनको आप छोटे छोटे स्फीयर्स कंसीडर कर सकते हो जिनका एरिया A1 है, और इनको आप बड़े बड़े स्फीयर्स कंसीडर कर सकते हो जिनका एरिया A2 है। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि A1 इज लेस देन A2। क्लियरली, अब वो बड़ा स्फीयर है तो उसका एरिया तो ज्यादा होना ही है, लेकिन चार्ज दोनों पे कांस्टेंट है। तो अगर अब हम यहाँ से वैल्यू पुट करें तो सिग्मा शार्प एजेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन A1। और सिग्मा फ्लैट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब फ्लैट पोर्शन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन A2। अब इसको इक्वेशन A मानो और इसको इक्वेशन B मानो एंड डिवाइड इक्वेशन A बाय इक्वेशन B, वी गेट सिग्मा S अपॉन सिग्मा F इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। और अभी आपने पढ़ा हुआ है कि A1 यानी कि जो शार्प एजेस हैं उनका एरिया इज लेस देन A2। दैट मीन्स 1 is less than A2 upon A1. That means A2 upon A1 is greater than 1। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सिग्मा S upon सिग्मा F is greater than 1। That means सिग्मा S is greater than सिग्मा F। मतलब शार्प एजेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी फ्लैट पोर्शन की अपेक्षा ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि चार्ज सब जगह सेम होता है और वहां एरिया कम होता है। तो जहां एरिया कम होगा वहां चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट मीन्स सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जहां एरिया ज्यादा है चार्ज तो फिर भी वही है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी घट जाएगी। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये काफी डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, बस इसको दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। कह रहा है कि दो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड उनकी लोकेशन दे दी गई है। उसके बाद कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है दो पॉइंट्स पे। एंड सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि आपको दिखाना है कि पोटेंशियल का जो डिस्टेंस होती है पॉइंट से उससे क्या रिलेशन है। एंड तीसरा, आपको एक और पॉइंट दे दिया गया है और पूछा है कि इस पे वर्क डन कितना होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे विथ फिगर। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास दो चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू की लोकेशन दिया हुआ है 0 0 माइनस ए एंड क्यू की लोकेशन दिया हुआ है 0 0 प्लस ए। यानी कि ये दोनों जेड एक्सिस में है। इसको अगर हम सेंटर मान लें, इस पॉइंट को ए माने, इस पॉइंट को बी माने, तो इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन ए है, इनके बीच का सेपरेशन भी ए है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पहली चीज क्या निकल के आई कि ये ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 0 0 जेड एंड एक्स वाई 0। तो अब इसको फिगर से समझते हैं आगे। मैंने फिगर ड्रॉ करके रखा है, ये है आपका फिगर। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपको एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। मान लो वो पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 जेड है। ये जेड डिस्टेंस नहीं है, रेड कलर से जो मैंने जेड डिनोट किया है ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस सिचुएशन में जो OP है वो कितना हो जाएगा, जेड, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, जेड मीटर जेड सेंटीमीटर जो भी यूनिट होगी। और OB आपको क्या दिया हुआ है, OB की वैल्यू आपको दी हुई है A, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0 ए।
और ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 माइनस ए। तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ ए की वैल्यू भी ए हो जाएगी। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन बस ये बता रहा है कि ये निगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो अब अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से होगा, पहला माइनस क्यू चार्ज की वजह से और दूसरा प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो सपोज करो V1 इज द पोटेंशियल at the point P due to charge plus Q and similarly V2 आगे का सेंटेंस सारा सेम रहेगा is the potential at the point P due to charge minus Q। ओके, तो अब पॉजिटिव चार्ज Q से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है BP, और BP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा OP माइनस OB करना पड़ेगा। और OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू है Z और OB की वैल्यू क्या है A। तो Z माइनस A निकल के आई किसकी वैल्यू BP की, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस। एंड सिमिलरली निगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां तक A है और यहां से P तक Z है, तो AP क्या निकल के आएगा A प्लस Z। अब आप पोटेंशियल निकाल लेंगे पॉइंट P पे, तो टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट P क्या हो जाएगा VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q पॉजिटिव चार्ज अपॉन BP, और यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा माइनस K Q क्योंकि निगेटिव चार्ज है। V2 जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन रख दिया है। अदरवाइज एक बार हम प्लस करते, फिर यहाँ माइनस लिखते, फिर ब्रैकेट ओपन करते, प्लस माइनस माइनस करके लिखते, तो यही आता। तो ये डिस्टेंस AP। तो अब यहाँ से आप के क्यू को कॉमन ले लो और BP और AP की वैल्यू रख दो। BP की वैल्यू है Z माइनस A और AP की वैल्यू है Z प्लस A। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Z प्लस A माइनस Z प्लस A एंड डिनोमिनेटर में मिलेगा Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी Z से Z कैंसिल K इंटू 2QA अपॉन Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। अब डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा, और डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो पोटेंशियल क्या बन गया यहाँ से VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू हमने पुट कर दी है, इंटू P अपॉन Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये आ गई डाइपोल के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट भी पूछा था, वो दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे कह रहा था आपसे कि एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, सपोज करो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है और इसका कोऑर्डिनेट XY और 0 है। तो देखो बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, एक बात जान लो कि ये आपके सेंटर के अलोंग एक प्लेन पे सिचुएटेड पॉइंट है, ओके, ओरिजिन से। तो हर पॉइंट से इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा, हर पॉइंट से माइनस Q और प्लस Q की डिस्टेंस बराबर होगी। माइनस Q और प्लस Q की डिस्टेंस बराबर होगी तब क्या होगा, होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकल के आया KQ अपॉन R, डिस्टेंस को मैं R का नाम दे रहा हूँ, स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूँ, और माइनस की वजह से क्या आएगा माइनस KQ अपॉन R। तो जब आप नेट पोटेंशियल निकालने जाओगे तो इन दोनों का सम होके क्या आएगा 0। तो पोटेंशियल इक्विटोरियल पॉइंट पे हर पॉइंट पे 0 होता है। और इसको आप अगर इतनी मशक्कत नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जनरल पॉइंट के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू है। इक्विटोरियल पॉइंट के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पोटेंशियल इटसेल्फ 0 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस r ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन r by a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ओके सर, देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि ये जो r है ये z एक्सिस के अलोंग है, तो ये r प्लेन में कहीं भी हो सकता है, z के एक्सिस पे भी हो सकता है, z के इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी हो सकता है, और z की एक्सिस से थीटा एंगल पे भी हो सकता है। तो अगर आप इसका फिगर बनाने जाओगे तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है पॉइंट, मान लो पॉइंट P, ये आपका डाइपोल मान लो, ये A, ये पॉइंट B, ये ओरिजिन
और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो इसका फुल डेरिवेशन मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में करवाया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है V is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon R square। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप वहां से चेक कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें मैं एकदम प्रॉपरली प्रूफ करवा चुका हूं, इसलिए इसको करने में मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर बाकी चीजों को कांस्टेंट रख दिया जाए, मतलब पॉइंट यही रहेगा, तो होगा क्या कि थीटा कांस्टेंट हो गया, तब आर से, आर क्या है, ओरिजिन, मतलब जो डायपोल का सेंटर है उससे पॉइंट पी की डिस्टेंस है। अगर बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसका क्या निकल के आएगा रिलेशन, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये हो गया। इसको अगर मैं आपको एक दूसरी तरीके से दिखाऊं, तो यहाँ अभी आपने क्या निकाला था, Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जेड हमने मनमाना माना था कि पॉइंट पी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो जेड है, उसको हम आर भी मान सकते थे। अगर इसको हम आर मानते तो फॉर्मूला क्या बनता, फॉर्मूला बनता Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायपोल मोमेंट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही फॉर्मूला बनता, क्योंकि ये तो आर्बिटरी डिस्टेंस है, उसको जेड मान सकते हो, पी मान सकते हो, क्यू मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने आर मान लिया। अब यहाँ आपको पहले ही दिया हुआ है कि डायपोल मोमेंट में जो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन है सेंटर से, वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द पॉइंट ऑन कंसिडरेशन, जिसपे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो 1 is very very less than r upon a, तो r square upon a square is very 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 less than 1. So we can clearly say that r square is very big in comparison to a square, so we can neglect a square, and if we neglect this we will get Vp is equal to 1/4 pi epsilon naught p upon r square। बट ये पर्टिकुलर जो डेरिवेशन था ये सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग पॉइंट के लिए था, इसलिए मैंने आपको एक जनरलाइज पॉइंट दिया। यहाँ भी अगर बाकी चीजों को आप कांस्टेंट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, Vp इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये आपके दूसरे पॉइंट का सॉल्यूशन आ गया। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट में आपसे कह रहा है कि इनके पास दो पॉइंट हैं एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट पी है और पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 5 0 0। ठीक है भैया। और एक दूसरा पॉइंट है क्यू, कैपिटल क्यू। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -7 0 0। अब आपको बताना है कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक अगर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ले जाएं तो क्या हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, और क्या हम इसका पाथ चेंज करके ले जाए तो वर्क डन चेंज होगा। ये दो क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहली चीज देखो, ये फिगर में भले आपको दिख रहा है ये टेढ़ा है, पर अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमारा डाइपोल, ये इसकी ओरिजिन, ध्यान से देखो इसको, इसका सेंटर या ओरिजिन। अब यहां से ये पॉइंट कहाँ है, ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप देख लो, माइनस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस होगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस होगी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज दे दो, तो दोनों पॉइंट की वजह से जो डिस्टेंस होगी ये ए होगा, ये 5 होगा, इसके लिए भी ये ए होगा, ये 5 होगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, ए का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। वही वैल्यू इधर भी निकल के आएगी, ए का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जब आप पोटेंशियल निकालने जाओगे तो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ चार्ज का साइन अलग है। तो जब इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालोगे ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो उनका सम होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, दोनों का आर सेम है, दोनों का क्यू सेम है, सिर्फ साइन अलग है। तो दोनों को जोड़ोगे तो प्लस और माइनस कट के क्या देगा। और वैसे भी इक्विटोरियल पॉइंट पे है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो v की वैल्यू जीरो वैसे भी आनी है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो। सेम केस, अगर q इधर आ गया, यहाँ पे आपने q मान लिया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 7 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है सारे। अब यहाँ से भी आप देखोगे तो माइनस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा
वो दोनों बिल्कुल सेम है, बस उनका साइन अलग है। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम, दोनों की डिस्टेंस सेम चार्ज से, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ साइन अलग है। और आपको पता है पोटेंशियल जुड़ता है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे। तो ना पी पे कोई पोटेंशियल होगा, Vp is equal to 0 and Vq is equal to 0. So delta V PQ, that is potential difference in moving a test charge from point P to point Q, is equal to VQ minus VP, that is equal to 0. और ये किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है? ये होता है वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्लियरली वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन PQ क्या हो गया? 0। वर्क डन आ गया 0। ये तो आना ही था। और दूसरी चीज कह रहा है कि अगर हम इसका पाथ बदल दें तो क्या होगा? देखो 100 बार मैं बोल चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसका वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे जिस पाथ से ले आओ, वर्क डन की वैल्यू सेम होगी। अगर एक पाथ से वर्क डन की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप चाहे जिस पाथ से ले जाओगे, वर्क डन की वैल्यू 0 ही आएगी। तो चलिए सर मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके से इसका सी पार्ट भी खत्म हुआ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फिगर शोज अ चार्ज एरे नोन एज एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में एक फिगर बना हुआ था, जिसको मैं बना दे रहा हूँ। अब उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, पर मैं बना दे रहा हूँ फिर भी। ये पॉइंट को आप ए मान लो, ये पॉइंट को ओ मान लो, ये पॉइंट को बी मान लो। सपोज करो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए यूनिट है। जो भी लेंथ की यूनिट है, ए यूनिट है, पहली चीज। और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल क्या होता है? ये बेसिकली दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल्स अपोजिट साइड में रखे होते हैं और निगेटिव टर्मिनल्स को एक जगह पे ले आ दिया जाता है। इस तरीके से अरेंज किया जाता है। तो जब आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हो, तो कुछ ऐसा सेटअप होता है, +q -2q एंड +q। अब आपसे कह रहा है कि आप इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करो और बताओ कि वो जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है, वो पॉइंट से डाइपोल के सेंटर की डिस्टेंस के किस तरीके से प्रोपोर्शन में है। दैट इज की डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या रिलेशन है। अभी आपने पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले में, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हमें क्वाड्रुपोल के लिए निकालना है। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। ये सुंदर सा फिगर मैंने बनाया है। यहाँ पे आपको देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है Q A पे, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आपको दिया हुआ है Q B पे। और इस पॉइंट P पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट P हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम VP का नाम दे रहे हैं। अब हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि OP की जो डिस्टेंस है वो R है, मतलब O से P की डिस्टेंस R है। और OB और AO की डिस्टेंस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल तीन चार्जेस की वजह से होगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जाएगा, और फिर से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल जाएगा। और तीनों की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो जो निकल के रिलेशन आएगा वही इस क्वाड्रुपोल की वजह से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और उसके बाद हम जो लेंथ है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमें पोटेंशियल और r में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए सर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ। VPA, इससे मैं डिनोट करूंगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A। ध्यान आया? मतलब इसको कैपिटल P कर दो। VPA क्या डिनोट कर रहा है? मैंने माना हुआ है इसको, मे बी आपके बुक में कुछ और दिया हो। VPA को मैं डिनोट कर रहा हूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। सिमिलरली VPO क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट O। और सिमिलरली अगर आप VBP की बात करें, तो BP क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, यहाँ PB होगा, सॉरी PB, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट B। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो अब हम VPA की वैल्यू निकालेंगे, VPQ की वैल्यू निकालेंगे, VPB की वैल्यू निकालेंगे, फिर तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ओके, तो चलिए अब अगले पेज में मूव करने से पहले यहीं पे BP और AP की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो BP की वैल्यू क्या हो जाएगी? BP की वैल्यू निकालना सिंपल है। ये पूरा R है और ये इतना क्या है? A है। तो BP क्या हो जाएगा? R माइनस A।
और एपी क्या हो जाएगा, ये पूरा आर है और ये कितना है, ये ए है, तो एपी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा आर प्लस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगले पेज पे। और ओपी का तो कोई सीन ही नहीं है, वो तो सीधा आर है, तो वी पी ए इज इक्वल टू के, और ए पॉइंट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज था, तो के क्यू अपॉन ए पी। सिमिलरली वी पी ओ इज इक्वल टू माइनस के इंटू टू क्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चार्ज था, वो भी टू क्यू, तो इसलिए हमने साइन माइनस पहले ही लगा दिया। और यहाँ पे क्या है, ओपी। और वी पीबी क्या है, पीबी भी पॉजिटिव चार्ज है, बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी हो जाएगा के क्यू अपॉन बीपी। तो अब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा, वीपी, और ये किसके बराबर होगा, वीपीए प्लस वीपीओ प्लस वीपीबी। ओके, अब तीनों की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी के क्यू अपॉन एपी की वैल्यू क्या थी, याद करो, एपी की वैल्यू थी आर प्लस ए। ओके, निकाला हुआ है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। इसके बाद वीपीओ की वैल्यू निकालने में हमने क्या किया है, माइनस टू के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए, इतनी वैल्यू हमें मिली है। अब इसमें से हम जो चीजें कॉमन है उनको बाहर कर लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ये क्यू को हमने कॉमन कर लिया, तो यहां से क्या बच गया, वन अपॉन आर प्लस ए। यहां से क्या बच गया, प्लस वन अपॉन आर माइनस ए। और यहां से क्या बच गया, माइनस टू अपॉन आर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल हो जाएगा। एलसीएम ले लो, आर माइनस ए प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू बाई आर। ए से ए कैंसिल, यहां से आपको क्या मिल गया, वी पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन टू आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू बाई आर। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब फिर से इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, थोड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए। यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो यहां से आपको मिलेगा टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अपॉन आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकल रही है, वीपी की, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। यहां से आपको वैल्यू निकल के आएगी के क्यू इंटू टू ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है ये जो डाइपोल और क्वाड्रुपोल होते हैं, इनकी जो डिस्टेंस होती है ये एटॉमिक लेवल पे होती है। ये जो होता है ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू आर, इसलिए जब हम स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, और इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं वीपी इज इक्वल टू के इंटू टू क्यू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि यहां से ए नेग्लिजिबल हो जाएगा तो आर इंटू आर स्क्वायर मतलब आर क्यूब। अब इस सारी वैल्यू को कांस्टेंट अगर कर दिया जाए तो आपको वीपी क्या निकल के आएगा, वीपी निकल के आएगा वन अपॉन आर क्यूब। किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। मैं क्वाड लिख दे रहा हूँ, अब आगे समझ जाना, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल। अब हमें इसका कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक मोनोपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन आर के फॉर मोनोपोल। डाइपोल के लिए वन अपॉन आर स्क्वायर होता है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर क्यूब फॉर क्वाड्रुपोल। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रिवीजन करते रहिए, एग्जाम बहुत देर में नहीं होगा, एग्जाम आ जाएगा और आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, तो बस पढ़ते रहिए मन लगा के और मस्त रहिए।